चलिए देखिए, पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। आप लोग का पाठ है ये एक्सरसाइज। लेखक हैं हजारी प्रसाद आए, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद। पाठ के प्रश्न और उसके उत्तर देखते हैं। प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो एक दिन लेखक की पुत्री ने लेखक से पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अतः नाखून क्यों बढ़ते हैं प्रश्न लेखक के सामने उनकी पुत्री द्वारा पूछे गए प्रश्न के द्वारा उपस्थित हुआ। समझ में आ जाएगा किसके द्वारा उपस्थित हुआ। उनके पुत्री द्वारा पूछे गए प्रश्न से। कोई दिक्कत है उतार लिखिए। अगला देखते हैं। बढ़ते नाखून, बढ़ते नाखून मनुष्य प्रकृति द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो बढ़ते नाखून द्वारा मनुष्य को यह याद दिलाती है कि जब मनुष्य वनमानुष के जैसा जंगली था तब उसे जीवन रक्षा के लिए किसकी जरूरत थी। उस समय मनुष्य अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा किसके द्वारा किया करते थे। अतः प्रकृति बढ़ते हुए नाखून द्वारा मनुष्य के आदि मानव रूप की याद दिलाता। यह नाखून हमें बताता है कि मनुष्य पहले आदि मानव था, वनमानुष था, और पहले जरूरत था नाखून का, लेकिन अब नाखून को काट करके बताता है कि नहीं, हमें नाखून की जरूरत नहीं है, हम मनुष्य हो गए हैं। ठीक है। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है। प्यारे बच्चों, नाखूनों को लेखक द्वारा अस्त्र के रूप में देखना पूर्णतः तर्क संगत है, क्योंकि उस समय जब मनुष्यों में विकास नहीं हुआ था, मनुष्य वनमानुष के जैसा जंगली था, जीवन की रक्षा अपने शत्रुओं से जूझने के लिए अस्त्रों की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए नाखूनों का उपयोग करते। नाखूनों को अस्त्र के रूप में कहां तक देखना संगत है, क्योंकि उस समय जंगली था जब, तब उसे नाखूनों का जरूरत था, तो अस्त्र के रूप में हो नहीं गया। अभी छोटा मोटा जो बच्चा होगा वो नाखूनों से ना कोटता बकोटता नहीं तो दांतें काट देता है। तो उन लोगों का जो अस्त्र शस्त्र है या तो नाखून है या नहीं तो दांत है। दांत काटने वाले से बड़ा खतरनाक होते हो। मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। नाखून मनुष्य की पशु वृत्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है। मनुष्य इसे बार बार काटकर अपनी पशुता को ही मिटाना चाहता है। वह चाहता है कि उसके पास उसके पिछले युग का कोई अवशेष न रह जाए। इसी उद्देश्य से मनुष्य बार बार नाखूनों को काटता है, क्योंकि वो चाहता है कि हमारे पास पिछले जन्म का कोई अवशेष न रह जाए। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करें। बच्चों, लेखक का मानना है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की पशुता की निशानी है और नाखून काटना मनुष्यता की। किंतु उसे आश्चर्य है कि जब मनुष्य पशुता मिटाने के लिए नाखूनों को काटता है तो इतने खतरनाक और विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्र का निर्माण क्यों करता है। आधुनिक अस्त्र शस्त्र भी तो नाखूनों की तरह पशुता की निशानी है। इसीलिए लेखक का यह प्रश्न उचित है। अतः आज का मानवीय प्रवृत्ति को देखकर प्रतीत होता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा। अब आज देख करके लगता है कि मनुष्य किधर बढ़ रहा है, पशुता की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि अगर यह नाखून को काटता है तो फिर अपने अस्त्रों शस्त्रों को क्यों बढ़ाता है, विध्वंसकारी हथियार क्यों बनाता है।
स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? स्वाधीनता शब्द की सार्थकता के संबंध में लेखक ने बताया है कि स्वाधीनता अर्थात अपने अधीन रहने का भाव ही अपने आप पर नियंत्रण रखने का भाव हमारे दीर्घकालिक संस्कारों का परिणाम है, जो हमारी संस्कृति को महान बनाए हुए हैं। भाषा में स्व शब्द का प्रयोग हमारी परंपरा का परिचायक है। हमारी समूची परंपरा अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। इस कारण लेखक ने कहा है कि हमारी सामाजिक परंपरा और मूल्यवता अधीनता नहीं बल्कि स्वाधीनता की भावना से प्रेरित है। मतलब हम अपने अधीन ही रहते हैं, स्व शब्द का प्रयोग करते हैं जो अधीनता का एक प्रतीक होता है। यह हमारे दीर्घकालिक संस्कारों को महान परिणाम है, जो हमारे संस्कृति को क्या बनाए हुए हैं? महान बनाए हुए हैं। अगला देखते हैं, लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थ क्या है? लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थ में बहुत अंतर है। सफलता मनुष्य के बड़े आडंबर के साथ मरणशास्त्रों के संचय से है। बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पाना है जिसे उसे चाहते हैं। सफलता किसको कहा जाता है और चरितार्थ क्या है? सफलता किसको कहा जाता है? जैसे आपको अच्छा अंक लाना है, आप चोरी करके चाहे बढ़िया से पढ़ करके कैसे भी करके ला दिए, तो ये आपका सफलता कहलाता है। चरितार्थ क्या है? सबको समान भाव से देखना। जैसे राम सफल नहीं थे, चरित्रवान थे, क्योंकि सबको सही से लेकर चल रहे थे। तो ये चरितार्थ क्या है? चरितार्थ मतलब समझ लेना, प्रेम पूर्वक व्यवहार, मैत्री पूर्वक व्यवहार, त्याग की भावना, अपने को सबसे मंगल के लिए, सबके मंगल के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित करना मनुष्य का चरितार्थ है। अब साधारण भाषा में अगर राम का चरित्र देखा जाए, उनके जैसा तो कुछ था ही नहीं ना, क्योंकि सबसे पहले त्याग की भावना था कि नहीं था उनमें? अरे पूरा राज्यपाट छोड़ के चले गए कि जाओ ले लो, दे दो, त्याग का भावना था। दूसरा चीज क्या था? प्रेम पूर्वक व्यवहार। देखो कैसे सबरी का भी जूठा खा गए, प्रेम था तभी ना खा गए, कोई जबरदस्ती नहीं खिलाई थी। इसके बाद में मैत्री पूर्वक व्यवहार। देखो सुग्रीव को वादा किए थे कि हम तुमको राज्य दिलाएंगे, तुमको पत्नी का तुम्हारी पत्नी को वापस करा देंगे, किए। बाली से अगर दोस्ती करते बड़ा जल्दी काम होता उनका, क्योंकि बाली जो था सुग्रीव से क्या था? बलशाली था। इसके बाद में त्याग की भावना, अपने को सबके मंगल के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित कर देना। इसके बाद में रावण को भी बार बार बोल रहे थे कि देख तू सीता को वापस कर दे, हम तुमको छोड़ देंगे, अभी भी छोड़ देंगे, तो बार बार बात कर रहे थे उससे। तो ये चरितार्थ में जाता है। किस में जाता है? चरितार्थ में जाता है। सफलता क्या है? हनुमान गए, हनुमान को बढ़िया चरित्र वाला नहीं कहा जाता है। वहां पे गए, वहां पे जाकर सीता का खोज करना है, मारे गो के मार के लंका में घुस गए, वो अशोक वाटिका में गए, उखाड़ पुखाड़ दिए सब पेड़ ओड़। तो ये सफलता था उनका कि ये सब सफल काम करके चले आए। चरितार्थ थोड़े ना दर्शाता है उजा, चरितार्थ नहीं दर्शाता है। तो ये क्या है? कोई बड़े आडंबर के साथ किसी प्रकार से हम किसी पर हावी हो जाएं, ये सफलता है। और अपना स्वभाव सही कर लें, प्रेम सबके साथ रखें, ये क्या है? हमारा चरितार्थ है, कैरेक्टर इसको कहा जाता है। अगला, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक के कहने का अभिप्राय यह है कि पुराने से चिपके रहना बुद्धिमत्ता नहीं है। मतलब बढ़िया खाली पुराने पुराना बात कर रहे हैं, ये बुद्धिमत्ता, क्योंकि सब पुरान का बढ़िया है। आज बैलगाड़ी पे चलिएगा, आपको बुद्धिमत्ता कोई कहा जाएगा? बेवकूफ कहा जाएगा कि आज बुलेट ट्रेन का जमाना आया है, अब बैलगाड़ी से चल रहा है, व्हाट्सएप ईमेल का जमाना है, कबूतर से संदेश भेज रहा है, ना हो जाएगा? आजकल किसी को मुआना है, गोली बंदूक का बात आया है, तू नाखून से नकोट बकोट के मुआ रहा है ओकरा के। पुराना से चिपके रहना बुद्धिमत्ता
नहीं है। पुराने का मोह हर समय वांछनीय नहीं होता। पुराना हर समय अच्छा। बंदरिया मरे हुए बच्चे को अपने गोद में दबाए रहती है, अर्थात पुराने से चिपकी रहती है। तो यह मनुष्य किसी मनुष्य के लिए आदर्श नहीं बन सकती है। सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सभी नए खराब नहीं होते। हम भारतीय स्वाधीनता को चाहते हैं, अधीनता को नहीं। अब कल के मैच में देखिए, नया नया खिलाड़ी आया है, सब कूच के दिया, थूर दिया, एकदम तनकी मार मारा है उन लोगों को। 86 गेंदा में 210 की 211 रन मारा है। अगर निकालोगे अगर एवरेज, तो हर गेंद पे 3 रन लिया है, यानी कि चौका। तो इतना खतरनाक आया है। पहला मैच हुआ है अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में जिसमें छक्का ज्यादा लगा है, 6 ज्यादा मारा है ये लोग, 23 को। तो इतना खतरनाक। तो ये नयका नयका ठीक है ना है हो। पुरनका जोन था कितना मारता था, सब मिल के मारता था 200 150, अकेले 120 रन मारा है एगो पागल जैसा। तो ये नया होता है। चलो देखो आगे। नख का बढ़ना और उन्हें काटना मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं। अभिप्राय क्या है समझना। मानव शरीर में बहुत सारी अभ्यास जन्य सहजात वृत्तियां निर्मित हैं। सहजात वृत्तियां किसको कहा जाता है? अनजान समृद्धियां किसको कहा जाता है? जैसे कुछ काम ऑटोमेटिक होता है, जैसे बाल बढ़ना, ये कोई आदमी कोई इसके लिए मेहनत करता है, बाल दाढ़ी बढ़ जाता है, इसके बाद में नाखून बढ़ जाता है, पलकों का गिरना, भोजन का, ये सब कुछ करता नहीं आदमी, ये होता ही रहता है। आभास जन सहजान वृत्तियां है। एक बात और है इसमें, ये कोई जल्दी जल्दी नहीं बढ़ता। ऐसा ये ऐसा चीज है कि आराम से बढ़ता है, पता नहीं चलता है, बढ़ी हो जाता है, नहीं होता ऐसा ना। ऐसा ना कि आज कटवाई थी हितू को था, काले होते गोबाल हो गया। आदमी कहने लगा काले तो छोटी को था अभी, एक दिन में तो हुआ नहीं है। कटवा के आते हैं तो लगता है अब तो बढ़े में, तो पता चला कि बढ़ गई फिर देखते देखते। तो ये दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर हमारे शरीर में विद्यमान रही सहज वृत्ति ऐसे गुण हैं जो अनायास या अनजाने में अपने आप काम करती हैं। नाखूनों का बढ़ना उनमें से एक है। वास्तव में सहजात वृत्तियां अनजान समृद्धियों को कहा जाता है। नख बढ़ाने की सहजात वृत्तियां मनुष्य में निहित पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटते रहने की प्रवृत्ति जो है मनुष्यता की निशानी है। मनुष्य के भीतर पशुत्व है, लेकिन वह बढ़ना नहीं चाहता है। मानव पशुता को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर के वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए पशुता की पहचान नाखून को मनुष्य काट देता है। एक बात और दिखा गया इसमें बढ़िया, कि मनुष्य खूंखार बनकर के ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। अगर उसे ज्यादा दिन तक टिकना है तो उसे थोड़ा सा नॉर्मल रह के टिकना पड़ेगा। सबसे ज्यादा 1914 से लेकर के 1948 तक जो युग आया था, किसका आया था? गांधी जी का। गांधी जी का क्यों आया था? क्योंकि वो लाठी बंदूक लेके नहीं लड़ रहे थे, खाली हाथ लड़ रहे थे। दांत जो होता है ना, हार्ड होता है ना, यानी कि आप खतरनाक बन करके ज्यादा दिन नहीं थे, दयालु बन जाइएगा, टिक जाइएगा कुछ दिन। वो आंधी उंधी आता है ना, तो जौन पेड़ ज्यादा हार्ड रहता है जल्दी टूटता है, और जौन लचीला होता है वो जल्दी टूटता नहीं है। जल्दी टूटता नहीं है वो, फिर घूमेगा फिर सीधा खड़ा हो जाएगा। तो वैसे ही थे। तो ये जानता है आदमी, इसीलिए ये सब पशुता को मिटाना चाहता है कि हम आगे बढ़ेंगे अगर, तो इस पशुता को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। सुकुमार विनोदों के लिए नाखूनों को उपयोग में लाना मनुष्यों ने कैसे शुरू किया? लेखक इस संबंध में क्या कहता है? कि लेखक ने कहा है कि पशुवत मानव जब धीरे धीरे विकसित हुआ, सभ्य बना, तब पशुता की पहचान को कायम रखने वाले नाखूनों को काटने की प्रवृत्ति अपनाई। यही प्रवृत्ति कलात्मक रूप से लेने लगी। वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है कि भारतवासियों में नाखूनों को जम के संवारने की परिपाटी आज से 2000 वर्ष पहले विकसित हुई। उन्हें काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उस दिनों विलासी और नागरिकों के मनोरंजन का साधन बना। अब उस समय टीवी कुछ सीरियल था नहीं, तो आदमी नाखून काटता रहता था, बाल काटता रहता था, जैसे तैसे बैठ करके। तो ये उस समय कलात्मक अपनाया और इसको सजाना शुरू किया। वो आज से 2000 साल पहले। धीरे धीरे ये खत्म होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि उस समय केवल फीमेल ही थी, मेल भी ये सब काम कर रहे थे, क्योंकि काम धंधा कुछ था नहीं। अरे काम धंधा ना रहता आदमी खाना शुरू करता है, पता है ना। चाय का
मन कब करता है पीने के लिए? जब आप खाली बैठे होते हैं, क्योंकि चाय पीने में, एक कप पीने में 5 मिनट लगेगा ना जी, तो आराम से बैठा तो चल रहे चाय बना के पी ले तुम किसी। और कभी सोचो किसी का ट्रेन छूटने वाला है, उसको बोलो कि भैया तो कि चाय पी लीजिए बैठ के, वो बोला तू चाय छोड़, वो ले 20 रुपया चाय के, लेकिन पियाओ मत हमारा, कब चाय दे, तो ना बैठिए ना तनी चाय पिला देती है, आधा मिनट का टाइम है ट्रेन छोड़ने में, तो वो पिएगा, फेंक देगा वो उल्टे। मनुष्य के पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक तरह झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्र के अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? तो प्राणी शास्त्र का अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में आशा उजगती है कि मनुष्य में, भविष्य में मनुष्यों को नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसका पूंछ झड़ गया, अर्थात मनुष्य पशुता को पूरी तरह से त्याग करके पूर्ण रूप से मानवता को प्राप्त। ये कब होगा? जब मनुष्य पूरा तरह से मनुष्य बन जाएगा। अभी मनुष्य में पशु वाला प्रवृत्ति है। एक लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें, मैं मनुष्य के नाखूनों को देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। ये जब सप्रसंग व्याख्या है, ये सप्रसंग व्याख्या क्या किया जाता है कि एक पॉइंट बना के लिखा जाता है इस तरह से, इतना ये लिखने का सीख जाइए। 5 अंक का आता है सप्रसंग व्याख्या लिखने के लिए। प्रस्तुत पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक ललित होगा, ललित निबंध से लिया गया है। यहां लेखक ने मनुष्य की पाश्विक प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है। लेखक के अनुसार मनुष्य जब जंगली था तब उसके पास नख का बढ़ना जीवन रक्षा के लिए आवश्यक था। उस समय मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं था। धीरे धीरे मनुष्य विकास करता गया, उसके विकास के अनुरूप उसके अस्त्र शस्त्रों में परिवर्तन होते गए। आज मनुष्य का विकास बहुत लंबी दूरी माप चुका है। इस स्थिति में लेखक जब मनुष्य के बढ़े नाखूनों की ओर ध्यान देता है तब घोर निराशा में डूब जाता है कि उनकी दृष्टि में नखों को बढ़ाना मनुष्य की पाश्विक प्रवृत्ति का ज्वलंत प्रमाण है और उसे काटना मानवीय प्रवृत्ति का। लेखक यह सोचता है कि मनुष्य अपनी पशुता मिटाने के लिए अपने नाखूनों को काटता है, तो इतने विध्वंसकारी हथियार क्यों बनाता है? मनुष्य की यही प्रवृत्ति मनुष्यता के लिए उचित है। मनुष्य की यही प्रवृत्ति मनुष्यता के लिए उचित है। मतलब मनुष्य लेखक बारे में, मनुष्य के बारे में लेखक उचित नहीं है। लेखक मनुष्यता के बारे में कहते हैं कि जब नाखूनों को देखता हूं तो निराश हो जाता हूं, क्योंकि नाखून को तो काट करके किसको मिटाना चाहता है? पशुता को। लेकिन इतना बड़ा बड़ा हथियार बना लेता है, ये जो सही नहीं है। और इस तरह से ये पाठ आप लोगों का खत्म हो गया।